स्वागत है वापस से इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक में। हम लोगों ने अभी क्या उठा लिया था सर? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये मेमोरेंडम क्यों है? सर बकवास मत करो, हमें पता है, क्योंकि ये किसी अकाउंटिंग ट्रेल से डेवलप नहीं हो रहा है, बल्कि ये सिर्फ अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेस पे बनाया जा रहा है। इसके बैकअप में कोई ट्रायल बैलेंस के बैकअप में कोई लेजर के बैकअप में कोई जनरल, और जनरल के बैकअप में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि सीधे ट्रांजैक्शन के डेटा से, उस ट्रेल से सीधे ये बन रहा है, इसलिए मेमोरेंडम है। दूसरा, मेमोरेंडम इसलिए भी क्योंकि इस स्टेटमेंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव फाइनल अकाउंट्स बनाना नहीं है, बल्कि ये पूरा कॉस्ट पे बनेगा, इवन तब भी जब कॉस्ट इज मोर देन एनआरपी। किस इन रिस्पेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। ठीक है सर। अब सर इसके बाद इसका कंटेंट क्या होगा, मतलब इसमें आएगा क्या क्या? तो सर पहली बात तो 21 वीकली बन रहा है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर। टारगेट क्या है? ये पता लगाना कि जिस दिन आग लगी उस दिन दुकान में कितना माल रखा था। कैसे बनेगा? तो सर जैसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रेडिंग बनता है वैसे ही बनेगा, बस अंतर इतना है कि ऑर्डिनरी ट्रेडिंग में पहले क्लोजिंग स्टॉक आता है और बैलेंस में जीपी आता है। आज यहां पर उल्टा होगा, जीपी पहले आएगा और बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अब चूंकि आप जीपी पहले लिखने वाले हैं तो वो जीपी का अप्लाई करेंगे सर? डेफिनेटली ऑन सेल। अच्छा, अगर आपकी सेल के अंदर कोई नॉर्मल सेल और कुछ एबनॉर्मल सेल दोनों शामिल हैं तो क्या आप दोनों के ऊपर सेम रेट ऑफ जीपी लगा देंगे? सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि एबनॉर्मल सेल पर तो हमने एक अलग स्पेशल रेट से प्रॉफिट कमाया है या शायद लॉस सफर किया है। तो हमें अपने टोटल कंटेंट जितने भी उस ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेंट है, उन सभी कंटेंट को दो पार्ट में बांटना है, एक नॉर्मल आइटम, एक एबनॉर्मल आइटम। ऑल्दो हम मटेरियल के बारे में यानी ओपनिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, परचेसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है तीसरे कंटेंट पर, और वो क्या था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या हम बोले तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस, कैरेज इन वर्ड, फ्रेट, ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो सरकार क्या लिखे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इंक्लूड्स कैरेज इन वर्ड, वेजेस, फ्रेट एक्सेट्रा शुड बी taken in memorandum trading account on accrual basis, यानी वही that is paid plus closing outstanding माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। या अगर प्रीपेड का केस है तो प्लस ओपनिंग प्रीपेड माइनस क्लोजिंग प्रीपेड। तो इससे क्या मिल जाएगा? जो वेजेस एक्चुअली ड्यू हुई हैं, एक्रू हुई हैं। इसके अलावा इफ the wages includes any amount incurred on capital assets, then it should be excluded from wages, which is to be shown in memorandum trading account। सर क्या बोला आपने? अरे बाबा, ये बहुत कॉमन पैटर्न है। क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि देखो आग लगी मानो 17 जुलाई को, तो 1 अप्रैल से 17 जुलाई के दौरान हमने जो वेजेस पे करी वो 2 लाख थी। इसके अलावा 17 जुलाई पर 15,000 की वेजेस आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो ये भी जोड़ो, क्योंकि इनकर तो कर चुके हैं, आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा, जोड़ो। लेकिन जो पे करी 2 लाख, उसमें 5,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के पे करें, तो सर वो तो लास्ट ईयर के थे सर, पे इस साल करें, तो उसका इस साल के ट्रेडिंग से कोई लेने देना नहीं है, तो माइनस कर दो। तो ये आ गई क्या? वेजेस इनकर्ड।
अब धीरे से क्वेश्चन ने एक बात और बोली कि इस वेजेस इनकर्ड में, जो कितनी निकल गई 2,10,000, 30,000 रुपीज की वेजेस हमने एक मशीन इंस्टॉल की थी, उस पर पे की थी और उसे गलती से यहां इस वेजेस में शामिल कर लिया था। आप एक बात बताओ, फिक्स एसेट्स के इंस्टॉलेशन के दौरान जो वेजेस खर्च हो रही है वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट का हिस्सा है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज टू बी कैपिटलाइज अलोंग विद दैट एसेट्स। सो हियर वी हैव टू रिमेंबर कि अगर हमारी एसेट्स के ऊपर कोई वेजेस खर्च हुई है ड्यूरिंग इट्स इंस्टॉलेशन एंड ऑल, ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट, तो वो वेजेस हमारी कैपिटलाइज होने वाली वेजेस है, ट्रेडिंग में आने वाली वेजेस नहीं है। लेकिन अगर वो शामिल है तो आपको उससे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में बस इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा कभी कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम है। 2 ही पॉइंट मिलेंगे, एक तो एक्रूअल वाले बेसिस पे पेड दे देंगे, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग दे देंगे, और एक क्या बोल देंगे कि इसमें ऐसी वेजेस शामिल है जो किसी कैपिटल एसेट्स के इंस्टॉलेशन के दौरान खर्च हुई है। तो हम बोलेंगे सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए इसको हम ट्रेडिंग में कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो टोटल वेजेस आएगी उसमें से इसे माइनस करने के बाद जो नेट बचेगा उसे हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग में लिखेंगे। और ध्यान रखना, इन नॉर्मल कॉलम ओनली, जब तक कि क्वेश्चन कोई कॉन्ट्रैरी इंफॉर्मेशन ना दे। एंड आई बिलीव, जितने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें वेजेस के अंदर कोई वेजेस एबनॉर्मल कॉलम में जा रही है। तो इफ द वेजेस इज गिवन एंड नथिंग इज इन्फॉर्म, तो हमेशा आप वेजेस कहां पे लिखोगे? नॉर्मल कॉलम में, उसे एबनॉर्मल कॉलम में नहीं लिखना है। ठीक सर, अब आप बताओ आपने क्या क्या लिख दिया? सर आपने बहुत सारा लिख दिया यार। अरे ओह आ गए, तो आपने ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये नोट नंबर 6 था। अच्छा 4 ये है सेल्स, बहुत बढ़िया। तो फॉर द पर्पस ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, sales is to be consider only for ट्रेडिंग गुड्स। मतलब सर, अरे मतलब ये कि जैसे मैंने बोला था वेजेस के अंदर फिक्स एसेट्स की वेजेस शामिल हो गई थी, इसी प्रकार ऐसा हो सकता है कि आपने कोई मशीन बेची हो जिसकी यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई हो, और मशीन बेच के जो पैसे आए आपने उसको गलती से सेल खाते में क्रिएट कर दिया। एंट्री होना थी कैश या बैंक टू फिक्स एसेट्स टू मशीन, और आपने गलती से क्या कर दिया? कैश बैंक डेबिट टू सेल्स। तो क्या ये सेल हमारी ऑर्डिनरी सेल है? क्या ये माल हमने कोई ऑर्डिनरी ट्रेडेबल गुड्स का बेचा है? आंसर है बिल्कुल नहीं। तो ये क्रेडिट तो मशीन खाते में होना था, गलती से आपने सेल खाते में क्रिएट कर दिया। तो आप क्या करोगे? अगर ऐसी कोई सेल शामिल है तो उसको एक्सक्लूड करोगे, एक बात। दूसरा, इफ we recorded sales but not dispatched goods up to the date of fire, माल बेचा, रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन उसको डिस्पैच नहीं करा, यानी वो माल अभी भी दुकान में रखा है, यानी वो भी जलने के लिए रखा है। अब अगर आपने उसको सेल में लिख दिया तो इसका मतलब किताबों में वो स्टॉक आपके पास नहीं रहा। अगर आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंट टू ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिए हैं, जैसे मैं गया दुकान पे और मैंने बोला कि भाई ये माल मैं खरीद रहा हूं, से मोबाइल खरीदा मैंने, और ये मोबाइल खरीदा मैंने अपनी मैडम के लिए, मैडम की बर्थडे आ रही है तो उनको सरप्राइज करना था, खरीद लिया मैंने 24 अगस्त को, और मुझे जरूरत थी उसको 26 अगस्त की। तो अब क्या हुआ कि जो सेलर था उसने बोला देखो भैया आपने खरीद लिया, मैंने आपको बेच दिया, वो पैक सील टूट गई उसकी, और आपने उसको यूज करके भी देख लिया। अब आप अगर 2 दिन में आ गए तो ले जाना,
नहीं मतलब लेके ही जाना, बट ऑब्वियस, लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ऐसे दुकानदार ने बोला। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, रख ले, और सही में मिसहैपनिंग हो गई तो उसके लिए अब बताओ ये स्टॉक कहलाएगा या सेल कहलाएगा? सर सेल कहलाएगा। व्हाई? बिकॉज ये ट्रांसफर्ड ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड सब्सटेंशियली रिलेटेड टू ओनरशिप। तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा मिलेगा ही नहीं, आपको क्या मिलेगा? गुड्स रिकॉर्डेड इन सेल्स बट नॉट डिस्पैच, बस इतना ही लिखा है। तो मतलब वो डिस्पैच आपके पार्ट पर पेंडिंग था, तो फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए, अभी भी वो आपके ही रिस्क पर रखा हुआ है। तो कल को अगर इसमें आग लगेगी तो ये नुकसान वो सामने वाला ग्राहक नहीं उठाएगा, आपको उठाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? देन वी शुड रिड्यूस आवर सेल। If we sold some goods and dispatched up to the date of fire, but not yet recorded, then we will add such sales to our total sales up to फायर। ऊपर वाले पॉइंट का ठीक उल्टा हो गया। ऊपर वाले में रिकॉर्ड हो गया लेकिन डिस्पैच नहीं हुआ, इसमें डिस्पैच हो गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। डिस्पैच हो गया मतलब दुकान में नहीं है, यानी कल वो जल ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है? सर उसको हटाना है। ओके ठीक है, और आगे और क्या हो सकता है सर? If the amount of sale includes some goods sent on approval or return basis and the customer did not gives his acceptance and the period to decide is not over। सीए फाउंडेशन पढ़ा है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। 3 तरीके से अकाउंटिंग होती है। जब आपके ट्रांजैक्शन बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो अपन अलग से कुछ नहीं मेंटेन करते हैं, बल्कि जब माल डिस्पैच करते हैं तब सेल्स बुक कर लेते हैं। जब कंफर्मेशन आ जाता है तो कुछ नहीं करते क्योंकि सेल्स हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। रिजेक्शन आ जाता है तो हम सेल्स रिवर्स कर देते हैं, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर देते हैं। लेकिन अगर मैंने माल भेजा और ईयर एंड आ गया, ना अप्रूवल आया ना रिजेक्शन आया, और वो समय भी समाप्त नहीं हुआ जो हमने उसको सोचने के लिए दिया है, तो अब वो हमारी सेल कहलाएगी या स्टॉक कहलाएगा? यस, याद आ गया, हम सेल्स रिवर्स करते हैं और उसे स्टॉक में दिखाते हैं। ऑल्दो ये माल दुकान में नहीं रखा, ये रखा है ग्राहक के घर पे, ग्राहक की दुकान में, तो इससे हम जलने के लिए उपलब्ध तो नहीं बताएंगे, लेकिन सेल तो नहीं है ना ये, तो सेल में से अलग करेंगे और अलग से शो करेंगे। गुड्स लाइंग विद कस्टमर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, बिल्कुल शो करेंगे, क्रेडिट ही लेंगे लेकिन कॉस्ट पे लेंगे क्योंकि वो स्टॉक है, वो हमारी सेल नहीं है। और सेल से अलग करेंगे क्योंकि वो एक्चुअली अभी तक माल बिका नहीं है। तो हमने क्या लिखा? इफ द अमाउंट ऑफ सेल इंक्लूड्स सम गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस and the customer did not gives his acceptance and the period to decide is not over, then such sales is to be
reduced from total sales and should be separately credited to trading account under the heading goods with customer सर पढ़ने में नहीं आ रहा था, नहीं आप क्या लिख रहे हैं? हाँ यार, ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस एंड टू बी शोन एट कॉस्ट। डन सर, एग्रीड। यानी सेल में से अलग कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि एक्चुअली सेल हुई नहीं है। हमने ऑल्टरनेटिव वे में इसको सेल में शामिल कर दिया था, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि अलग से खाते बनाए। अलग से अगर बुक्स मेंटेन करते तो फिर ये जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है सर, डन। और बोलो। इफ द सेल्स includes some abnormal sale। याद आ गया? हाँ सर। इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। हमेशा देंगे? हाँ सर, एकदम गारंटी, हमेशा मिलेगी। देन इट विल बी शोन सेपरेटली इन एबनॉर्मल कॉलम। उसे हम बिल्कुल अलग से एबनॉर्मल कॉलम में प्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो सेल्स फॉर द पीरियड बिगिनिंग टू डेट ऑफ फायर। तो सरकार सेल्स एज पर रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। हमारे जीएसटी रिटर्न्स, जिसके बेसिस पर हमने रिटर्न भरे थे, किताबें चल चुकी है ना। फिर हमारे जो डेटर्स हैं उनके कंफर्मेशन, सारे जिन लोगों को माल बेचा है मेन उनको तो हम जानते हैं। पासबुक, कैश बुक, डेटर्स खाता रिवर्स वर्किंग करके शायद आपको बैलेंसिंग फिगर में सेल्स में, और इसमें ऐड करोगे कैश सेल तो आपको मिल जाएगी टोटल सेल। ये सारी वैरायटीज क्वेश्चन में मिलेंगी, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। बाकी ऐसा कोई बहुत विशेष क्वेश्चन में चीजें नहीं होंगी। एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी सरकार, तो ये सब चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखना है। आ जाए सर, आ जाओ। चलो, तो अब और क्या सर? तो और सरकार इसमें क्या लिखें? गुड्स सोल्ड and dispatched but not yet
recorded. Sales recorded. But not dispatched. Sale of capital assets, public investments, wrongly included in sales. सर और क्या आएगा बताओ? ओ भगवान। और इसके अलावा goods sent on approval basis, for which, तो जिसकी अप्रूवल आ गई उसको तो सेल माननी था, तो सेल में शामिल है. For which no confirmation, public rejection received up to the date of fire. अब क्या करें सर? ये जो आया abnormal sales, always informed by caution, directly or indirectly. Normal sales, बैलेंसिंग फिगर, यानी ये वो सेल है जिस पर हमने नॉर्मल रेट से प्रॉफिट कमाया है, और ये वो सेल है जिस पर हमने या तो फिर प्रॉफिट कमाया है तो एबनॉर्मल रेट पे कमाया है या लॉस सफर किया है. डन सर. और बोलो सर, ये आपकी सेल हो गई. अब आप बताओ क्या बचा. चलो सर ऊपर चलते हैं. नोट नंबर 5, बाय ट्रांसफर टू ब्रांच कंसाइनमेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. तो सरकार नोट नंबर 5, if the trader or business transfer certain goods to its agent, कंसाइनिंग, याद करो कंसाइनमेंट, गुड्स एंड कंसाइनमेंट खाता बंद कहाँ होता है? यस, यहीं पे आके बंद होता है. गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो इफ द बिजनेस ट्रांसफर सर्टेन गुड्स टू इट्स एजेंट और टू इट्स ब्रांच, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट भी ट्रेडिंग में आके बंद होता है. देन cost of such goods should be transferred should be credited to मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अब हम ये अमाउंट भी प्लेस कर देंगे.
ठीक है सरकार, और बोलो। फर्दर if the business incurred any loss due to shortage, definitely abnormal shortage, or theft before the date of fire, ये बहुत एक्सट्रीम हो गया, लेकिन फिर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आग लगी 17 जुलाई को, 1 जुलाई को हमारा कुछ माल चोरी हो गया था, हमें पता है, तब वो ट्रेड के लिए तो अवेलेबल नहीं। आज अगर हम आग नहीं लगती और ईयर एंड में ट्रेडिंग बनाते तो क्या इसको जीपी में एडजस्ट करते? आंसर है नहीं सर। तो क्या करते सर? पहले लॉस बुक करते, और फिर उसको पीएनएल में डेबिट करते। तो एंट्री क्या होती? दो तरीके से एंट्री हो सकती है, या तो आप परचेस को कम कर दो, यानी डेबिट में जो आ रहा है उसको कम कर दो, तो कम डेबिट, या क्रेडिट कर दो, यानी कुल मिला के उसका इंपैक्ट जीपी भी मत दो। उसका इंपैक्ट आएगा लाभों पे, लेकिन कहां पे आएगा? पीएनएल में, एब्नॉर्मल लॉस के नाम से। इट शुड नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम माय जीपी। ठीक है सर, डन। तो इफ द बिजनेस इनकर्ड एनी लॉस ड्यू टू एब्नॉर्मल शॉर्टेज, थेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर, then we should credit cost of such abnormal loss in memorandum ट्रेडिंग अकाउंट। सरकार, यहां तक आते आते आपने ये सब कवर कर लिया है, तो अब बचा क्या है? एक ये, एक ये। अब आज तक हम हमेशा पहले ये भरते थे तो ये बैलेंस में आता था, आज हमें पहले ये भरना है, और ये किस पे डिपेंड करेगा? इस पे, क्योंकि एबनॉर्मल का प्रॉफिट या लॉस क्वेश्चन हमेशा बताएगा। यानी आपको नॉर्मल जीपी वाला कॉलम भरना है, एबनॉर्मल वाला नहीं भरना, क्योंकि एबनॉर्मल वाला तो क्वेश्चन बता ही देगा। तो अब फाइनली समय आ गया है कि हम इस क्वेश्चन को या इस पूरी थ्योरी को बाइंड अप कर लें नोट नंबर 6 लिख के। तो नोट नंबर 6, in general we record closing stock in credit side of trading and ascertain GP in balancing figure, but this time we are ascertaining closing stock in memorandum trading account. So
to get this value, we are required to record gross profit first, in memorandum ट्रेडिंग अकाउंट। तो सरकार मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अब हम पहले क्या लिखेंगे, जीपी। तो कैसे लिखेंगे सर, टू रिकॉर्ड दिस, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो पहली पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन इटसेल्फ will provide us rate of GP on normal sale by using this information. We will calculate GP। इसको क्या बोलते हैं, क्यूट क्वेश्चन, एकदम क्यूटीफाई क्वेश्चन सर, जिसमें आपको जीपी क्वेश्चन नहीं दे दिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही था, और यही क्वेश्चन नहीं दे दिया तो फिर बचा क्या, कुछ नहीं, फिर तो बस आपको फॉर्मेलिटी करना है और फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। पैटर्न नंबर 2, क्वेश्चन विल प्रोवाइड जीपी रेशो ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर विथ certain change in current year। जैसे जीपी रेशो ऑफ से 18-19 was 25% in 1920, that is year of fire, sales price increased by 10% and cost of goods sold increased by 8%। अब आप क्या करोगे सर, तो सरकार ऐसे सिनेरियो में हमें पहले इस साल का नया जीपी रेशो ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करें, लेट सेल्स ऑफ 18-19 is 100, जीपी रेशो क्या है सर, जीपी रेशो था 25%, तो आपकी सीओजीएस क्या रही होगी 75। हाँ सर, अब क्वेश्चन में क्या चेंज बोले,
कि लास्ट ईयर की तुलना में हमारी सेलिंग प्राइस 10% से चेंज होगी और जो माल बिका उसकी कॉस्ट 8% से चेंज हो गई, 8% से बेसिकली बढ़ गई। तो 100 का 10%, 10, यानी अब रिवाइज सेलिंग प्राइस है 110 इस साल की, और 75 का 8% 6 रुपये होता है, यानी इस साल आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी दैट इज रुपीज इक्वल टू 81 रुपीज। तो 81 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग प्राइस इज 110, तो जीपी इज 29 रुपीज। परसेंटेज में बात करें तो 29 डिवाइड बाई 110 इंटू 100, 29 रुपये कमाते हैं 110 रुपए की सेल पे। तो परसेंटेज तो में कितना हुआ सर ये 26.36, 12%। एक ये वैरायटी मिलेगी। ओके सर, क्या समझ में आया? हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, लास्ट ईयर का जीपी रेशियो दिया और आपको क्वेश्चन बता दिया कि लास्ट ईयर की तुलना में हमारा जो सेलिंग प्राइस था और जो हमारी कॉस्ट थी वो इतनी चेंज हो रही थी। तो सेल्स को 100 मान लिया, जीपी जो भी दिया 25 दे दिया, तो कॉस्ट 75 हो गई। अब जो वृद्धि हुई है, जो चेंज हुआ है, वो रिस्पेक्टिव सेल्स ऑफ लास्ट ईयर और सीओजीएस ऑफ लास्ट ईयर में दे दो तो आपको पता पड़ जाएगा। एक तरीका है। ओके सर, तो आपको अब ये जीपी रेशियो है, इसको अप्लाई करना है ऑन नॉर्मल सेल so that you can ascertain the amount of closing stock and balancing figure on the date of fire. तीसरा पैटर्न, question will not provide GP ratio of current year as well as of last year। अब ना तो उसने लास्ट ईयर का जीपी रेशियो दिया, ना इस साल का दिया, बट दे प्रोवाइड all the information of ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो बात तो वही हुई ना। हाँ, लेकिन ये वैरायटी है, तो आप वर्किंग नोट बनाओगे और उस वर्किंग नोट में लास्ट ईयर का ट्रेडिंग प्रिपेयर करोगे। सो बी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट of last year at, अब ये क्या लिखा सर आपने, कॉस्ट ऑन। अरे बाबा, अगर मैं सिंपल फाइनल अकाउंट के लिए क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं और मेरे सॉरी क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा हूं, जीपी की बात करूं, तो जीपी कैसे आता है, बैलेंसिंग फिगर में। अब अगर मैंने क्रेडिट में लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक लिखा, कौन सा, जो इस साल ओपनिंग होना था, ये वाला, तो लास्ट ईयर के जीपी में ये 2500 का इंपैक्ट नहीं आया होगा। तो फिर तो वो जीपी जो आपने बैलेंसिंग में निकाला उसके अंदर दो प्रभाव हैं, एक लास्ट ईयर की नॉर्मल सेल पे कमाया गया जीपी और एक 2500 रुपए का एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट, वैल्यूएशन लॉस का इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा जब आप लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाएं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज टू रिमेंबर, कि सरकार लास्ट ईयर का ट्रेडिंग भी इसलिए बना रहे हैं ताकि हम नॉर्मल सेल पे नॉर्मल रेट ऑफ जीपी निकाल सकें। जबकि लास्ट ईयर का अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट एज पर फाइनल अकाउंट बनाओगे तो उसमें तो एबनॉर्मल जो लॉस हुआ है, बेसिकली वैल्यूएशन लॉस हुआ है इन्वेंट्री का, वो भी शामिल है। अगर आपने लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अदर देन कॉस्ट ऑफ वैल्यू किया था जो लास्ट ईयर ओपनिंग बना, तो उसका इंपैक्ट भी तो आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि प्योरली
चाहे वो इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग हो, चाहे वो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट हो, हमेशा हमें उसे कॉस्ट पे लेना है। उसमें अगर कोई एबनॉर्मल आइटम है और उस एबनॉर्मल आइटम का प्रभाव मेरे जीपी पे पड़ रहा है तो उसको न्यूट्रल करना है। कैसे करोगे? तो लास्ट ईयर का जो जीपी आया उसमें वापस से 2500 रुपये जोड़ देना, तो क्या जाएगा? जीपी ऑन नॉर्मल सेल, क्योंकि अभी जो बुक्स के हिसाब से जीपी है उसमें ये प्रभाव भी आया है, क्योंकि अगर ये मेरा इस साल का ओपनिंग है तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग था और लास्ट ईयर की ट्रेडिंग में आपने ये क्रेडिट किया था, जबकि उसकी कॉस्ट 50 प्लस 10 60 थी। तो उस जीपी में ये 2500 का वैल्यूएशन लॉस भी ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो चुका है। आप पढ़ते हो ना कॉस्ट और एनआरवी विच लेस। अब एक स्टॉक जिसकी डेबिट में कॉस्ट 100 रुपए है और आपने उसको क्रेडिट में 75 रुपए क्रेडिट करा, तो उसका सीधा इंपैक्ट 25 रुपए क्या हुआ? क्रेडिट आपको कम मिला 25 का, तो वो जीपी में एडजस्ट हो जाएगा। तो वो जो जीपी आया क्या वो प्योरली नॉर्मल सेल पे निकल के आया है? नहीं, उसके अंदर तो इसका इंपैक्ट भी आ चुका है। आज हम जीपी रेशियो निकाल क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए ताकि हम उस जीपी रेशियो को नॉर्मल सेल अप टू द डेट ऑफ फायर पे अप्लाई कर सकें, ताकि हमें उसका जीपी मिले, ताकि बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट मिल सके। तो ये बात आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर गलती कर दी तो किए कराए पे पूरा पानी फिर जाएगा। तो सरकार मैंने क्या लिखा देखो ध्यान से, देखो 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 मालिक, हाँ, एट कॉस्ट ओनली। That is, if part of closing stock of last year or opening stock of last financial year is recorded other than cost, then first we restate them such stock to bring at cost। तो फिर हम ऐसे स्टॉक को रीस्टेट करेंगे और कॉस्ट पर लेकर आएंगे। सिमिलरली अगर लास्ट ईयर की सेल्स में कोई एबनॉर्मल सेल शामिल है, लास्ट ईयर की सेल्स में, क्योंकि हम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना क्यों रहे हैं? ताकि लास्ट ईयर का जीपी ऑन नॉर्मल सेल निकाल सकें, जीपी ऑन नॉर्मल सेल निकाल सकें। तो अब अगर जीपी ऑन नॉर्मल सेल निकालना है तो आई नीड प्योरली नॉर्मल सेल, लेकिन मेरे लिए तो मिलेगी बुक सेल्स, बुक्स के साथ सेल्स, और उसके अंदर तो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों शामिल है। तो आप क्या करोगे? तो बस पूरे एबनॉर्मल सेल्स से रिलेटेड कंपोनेंट को पूरे ट्रेडिंग में जहां जहां प्रभाव डाल रहा है हटा देंगे और सिर्फ किसका निकालेंगे? ट्रेडिंग फॉर नॉर्मल स्टॉक, नॉट फॉर टोटल स्टॉक। क्योंकि बार बार समझो, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे फाइनल अकाउंट बनाने हैं। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमें यह पता पड़ सके कि हम अपनी नॉर्मल सेल्स पे कितने रेट से जीपी कमाते हैं। तो अगर जब सेल के अंदर ही एबनॉर्मल शामिल है तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो सेल भी सामान्य नहीं है, तो उसमें आने वाला जो प्रॉफिट था वो भी सामान्य नहीं होगा। सो इफ यू वांट द करेक्ट रेट ऑफ जीपी देन यू हैव टू restate all the trading account of last year which is including abnormal stock। ठीक है सर, तो क्या करें? चलो 5 मिनट में निपटाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो if sales of last financial year includes abnormal sales, then we should
exclude such abnormal sales from total sales of last year, and also cost of such stock from opening stock public purchase of last years बेटे एक बात सोचो ना, अगर मैं बोल रहा हूं सेल में हमारा 2 लाख का माल बिका था लास्ट ईयर जिसमें 20,000 की एब्नॉर्मल सेल शामिल है, तो क्रेडिट में वो 20,000 का माल तब बिक पाया जब वो आपके पास आया। तो वो आया कहां से होगा? तो माल आने के 2 ही रास्ते हैं, या तो पहले से पड़ा था ओपनिंग स्टॉक में, या वो हमने लास्ट ईयर खरीदा था। तो जब उस स्टॉक को हम जड़ से हटाएंगे, जड़ से हटाएंगे मतलब उसके अवशेष पूरे ट्रेडिंग में जहां जहां है वहां सब जगह से उसको हटा देंगे। जैसे 20,000 में बेचा था, उसकी कॉस्ट 25,000 थी, तो वो कहां शामिल है सर? परचेस में से। तो परचेस में से 25 अलग करो और सेल में से 20 अलग करो। अब क्या होगा? ये पूरा माल लास्ट ईयर के ट्रेडिंग से हट गया। क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि सर हम बार बार बोल रहे हैं हमें लास्ट ईयर का जीपी रेशो चाहिए और उसके लिए हमको सिर्फ नॉर्मल सेल चाहिए। तो अगर नॉर्मल सेल मुझे चाहिए तो मैं लास्ट ईयर की टोटल सेल्स में से लास्ट ईयर की एबनॉर्मल सेल हटाऊंगा। तो वो माल हवा में प्रकट नहीं हो गया, वो आया था तो उसकी कॉस्ट या तो परचेस में या ओपनिंग में शामिल हो। तो जब आपने उसको क्रेडिट से अलग कर दिया तो उसको डेबिट से भी दफा करो ताकि उसके कोई अवशेष लास्ट ईयर के ट्रेडिंग में ना बचे। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं शायद और अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि अपन विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। आप समझो, मैंने बोला आग लगी 20-21 में, तो लास्ट ईयर क्या है? 19-20। 19-20 की टोटल सेल थी 22 लाख रुपए और उसमें 50,000 की सेल एबनॉर्मल थी। तो हमने क्या करा? 22 लाख में से 50,000 अलग कर दिए। अब ये जो 50,000 में बिका है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 थी और ये हमने 19-20 में खरीदा था। तो जिस माल का क्रेडिट 50 था वो डेबिट में कितने में छोड़ा था? 60 से। तो अगर आपको इस एबनॉर्मल माल का पूरा प्रभाव इस ट्रेडिंग से अलग करना है तो आप क्या करोगे? सेल से भी अलग करोगे, परचेस से भी अलग करोगे। तो परचेस में वो किस में शामिल है? 60 में। तो 60 कम करो परचेस में से। नहीं सर, वो परचेस में शामिल नहीं था, वो लास्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में शामिल था, तो वहां से हटाओ। यानी वो जहां शामिल था वहां से उसको हटाना पड़ेगा ताकि उसका पूरा प्रभाव 100% हट जाए, क्योंकि वो स्टॉक तो एबनॉर्मल था ना। और हम बना क्यों रहे ट्रेडिंग अकाउंट? सिर्फ इसलिए कि उसे बना के हम लास्ट ईयर का जीपी निकाल लें और उसे लास्ट ईयर की सेल से कंपेयर करें। तो ये जीपी भी मुझे नॉर्मल चाहिए और सेल भी मुझे नॉर्मल चाहिए। तो अब इनमें से जो जो नॉर्मल नहीं है वो सब लास्ट ईयर के ट्रेडिंग से भी हटता जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया? तो इफ सेल ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर इंक्लूड्स एबनॉर्मल सेल, then we should exclude such abnormal sales from the total sale of last year, and also cost of such stock from opening stock or purchase of last year to bring cost of normal stock, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्टॉक। डन सर, समझ में आया? अब मालिक क्या करना है? अब तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना के बताऊंगा क्या? पागल है क्या? अच्छा, आग लगी है 20-21 में, आग लगी 20-21 में, पैटर्न सुनना सिर्फ, आग लगी 20-21 में और मुझे रेट ऑफ जीपी नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो आग लगी 20-21 में, तो मैं क्या करूं? 19-20 का ट्रेडिंग बनाओ। अच्छा, 19-20 का ओपनिंग स्टॉक बस बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 18-19। 31 मार्च 19 तक कंपनी की पॉलिसी थी कि वो स्टॉक को 110% ऑफ कॉस्ट वैल्यू करते थे। तो जो 19-20 में ओपनिंग स्टॉक आया दैट वाज एक्चुअली 110% ऑफ कॉस्ट, लेकिन मुझे तो पूरा ट्रेडिंग कॉस्ट पे बनाना है, तो उसको मैं डिवाइड बाय 110 करूंगा तो कॉस्ट पे आ जाएगा। इस साल का ओपनिंग स्टॉक ऐसे ही बोलेंगे, तो मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में एक माल 10,000 का था जिसको हमने 25% राइट ऑफ कर दिया था,
ओके, तो जो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का था उसमें एक एबनॉर्मल माल है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 60 थी, लेकिन उसको 7,500 पे कॉस्ट 50 थी, कॉस्ट 10 थी, लेकिन उसको 7,500 वैल्यू किया गया। तो आपके लास्ट ईयर के जीपी में 2,500 रुपये का इम्पैक्ट आया है। वैल्यूएशन लॉस का एड बैक कर दो तो क्या हो जाएगा, आपको आपका जीपी ऑन नॉर्मल सेल मिल जाएगा। लास्ट ईयर की सेल में कोई एबनॉर्मल सेल शामिल थी तो उसे हटाओ, और डेबिट में वो जहां पड़ा था, या तो ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा या परचेज में पड़ा होगा, तो वहां से भी हटाओ, ताकि आपका लास्ट ईयर का पूरा ट्रेडिंग सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट पर बन पाए। ठीक सर, तो ये हो गया आपका जीपी का पॉइंट। अब क्या करोगे सर? अब कुछ नहीं करेंगे, अब तो इतना तो लिख लिया, जान लोगे क्या बच्चे की? ओ भगवान सर, सच्ची ज्यादा लिख लिया, कोई बात नहीं, हमने अब ये सब लिख दिया। तो बैलेंसिंग फिगर में हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट। After considering all the above point, when we balance memorandum trading account, we get the closing stock on the date of fire at cost. एक्सेप्शन एबनॉर्मल स्टॉक, क्योंकि उसकी सारी सूचनाएं क्वेश्चन हमको देगा ही देगा, अब हम बकायदा भर के नोट बना के डिराइव कर लेंगे। ठीक है सरकार, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करें। इतना करने के बाद फाइनली स्टेप 1 मेरी पूरी हो गई, और मुझे क्या मिल गया मेरे बच्चों? आजा आजा आजा, हाँ, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है सर, अब आप क्या करेंगे सर? ऊपर चलते हैं, स्टेप 1 डन। व्हाट इज स्टेप 2? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, दैट इज द ग्रॉस क्लेम। तो मालिक ये लो, स्टेप 2, 1 मिनट दीजिए बच्चों। यस बच्चों, तो स्टेप नंबर 2, अच्छा आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि हे भगवान इतनी मेहनत करना पड़ेगी क्या? तो ये मैक्सिमम पॉइंट है जो हमने एक साथ डिस्कस करे। आपके क्वेश्चन में इसमें से 2 या 3 ही आने वाले हैं, सारे पॉइंट नहीं आएंगे, बहुत मत करना, नहीं तो आप टेंशन ले लो, भगवान इतना सारा नहीं।
छोटा सी रहता है क्यूटी पाई, और अगर आ भी गया तो फिर मार्क्स मिलेंगे। जो भी काम करा आपने ऊपर वो लॉजिकल था, अकाउंट्स था नहीं, सिर्फ लॉजिक लगा लगा के तो आंसर देना था। तो आना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूं कि अच्छा है, ताकि जिन्होंने लॉस ऑफ स्टॉक को ऊपर ऊपर से पढ़ा वो नहीं कर पाए, और जिन्होंने डेप्थ में पढ़ा है, लॉजिकली पढ़ा है, इतने सारे नोट बनाए, 5-5 पेज के नोट सिर्फ इसी चीज के लिए, वो डिजर्व करते हैं कि उनके सामने ये सारे पॉइंट एक ही क्वेश्चन में जाए, ताकि जो नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल है, वो तो कम से कम एलिमिनेट हो, कम मेहनत करने वाला एलिमिनेट होना चाहिए। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस, या टेक्निकली बोलते हैं ग्रॉस क्लेम। अभी पिछली स्टेप में आपको मिला क्या है, हमें यह पता पड़ा है कि जिस दिन आग लगी उस दिन दुकान में कितना स्टॉक रखा था। क्या जरूरी है कि हर बार पूरा माल जलेगा? नहीं। इंश्योरेंस क्लेम का है सर, इंडेमनिटी के, इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति के, जितनी क्षति हुई उसकी पूर्ति होगी। तो अगर आपकी दुकान में 1 लाख का माल था और उसमें से 25,000 का माल नहीं जला, तो क्या आप उसका भी क्लेम मांगोगे? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? अभी तो ये पता पड़ गया कि दुकान में इतना माल था, अब हम ये निकालने जा रहे हैं कि उसमें से जल कितना गया, उसमें हमें लॉस कितने का हुआ। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस, या क्या बोलते हैं टेक्निकली, ग्रॉस क्लेम। तो बेस क्या है? कॉस्ट ऑफ स्टॉक on the date of fire plus agreed value ये हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, प्लस एग्रीड वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो कुल मिला के इतना माल था जो दुकान में जलने के लिए रखा था। ये आप टेक्निकली इसको अपनी रिस्क कहेंगे। क्या है ये आपकी रिस्क? रिस्क का मतलब क्या? नुकसान होने की संभावना। तो अधिकतम कितना नुकसान हो सकता है? सर पूरा माल जल सकता है। पूरा माल जला तो कितना नुकसान होगा? यही ना। तो दिस वाज योर मैक्सिमम रिस्क, दिस वाज योर मैक्सिमम रिस्क। इस शब्द को ध्यान रखना क्योंकि आने वाला है। दिस वन इज योर मैक्सिमम रिस्क। ओके सर, 3 बार मत बोलो, एक बार में सुनाई दे जाता है। माइनस कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैल्वेज्ड। सर ये क्या होता है? सैल्वेज का मतलब हुआ बचा हुआ, बचा कुचा। मतलब आपकी दुकान में ये माल रखा था, और अरे यार पूरा माल गायब हो गया। ये माल रखा हुआ था, हाँ यार, गोडाउन थी और उसमें ये माल रखा था। अब क्या हुआ? दुर्घटना हुई और आग लगी, तो ये आग से ये नष्ट हो गया। अगर ध्यान से देखें तो यहां से एक गेट था और एक गेट यहां से था, गेट 1, गेट 2, चोर दरवाजे बोल दो। तो अगर ध्यान से देखें तो आपने टोटल माल में से 1 2 3 4 5 6 7 बंडल तो सकुशल बचा लिए। ये 7 बंडल अच्छे से बच गए। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला बंडल और ये वाला बंडल जला तो है, गौर से देखिए, हाँ ये वाला बंडल जला तो है लेकिन पार्शली जला है। क्या इसको एज ए स्क्रैप बेचा जा सकता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपन। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ इनको भी बेच के कुछ ना कुछ स्क्रैप रियलाइज हो जाएगा, तो साहब भागते भूत की लंगोट भली, जितना रिकवर हो जाए उतना लॉस कम है।
तो सर ये तो वो है जिसका नुकसान ही नहीं हुआ, और ये वो हैं जिनका नुकसान तो हुआ लेकिन इसको बेच के पार्शियली कुछ पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो ये जो है ना, ये 7 इनको बोलेंगे सैल्वेज्ड। जो हमने ये वाला जो दरवाजा था यहां से भाग के गए और पीछे से सामान निकालना शुरू कर दिया, जब तक आग फैल पाती तब तक हमने इतना माल उस आग से बचा लिया। अब सर इनका क्या? आठ और 9 तो ये डैमेज हो गए लेकिन पार्शियली डैमेज हुए। तो पार्शियली डैमेज हुए तो इनसे कुछ स्क्रैप रिकवर हो सकता है? बोले हाँ ठीक है। तो क्या लिखा आपने, अब आप बताओ। कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैल्वेज, ये तो पूरी कॉस्ट है, और इसमें माइनस करें रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ पार्शियल डैमेज गुड्स। देखो अभी जो पार्शियल डैमेज गुड्स है ना, इसके रिस्पेक्ट में 2 चीज हो सकती हैं। या तो हम बोलेंगे भाई इंश्योरेंस कंपनी है तुम रख लो, हमें नहीं चाहिए, उनको हैंड ओवर कर देंगे। इवन अपन तो उनको ये भी हैंड ओवर कर सकते हैं भाई तुम रखो, हमें तो पूरी वैल्यू का लॉस दे दो, जो लॉस हुआ उसमें कंपनसेशन दे दो। लेकिन वो क्या करेगा इंश्योरेंस कंपनी? वो नहीं रखेगा, हो सकता है वो इनको अपने कब्जे में ले ले। तो अगर वो इनको कब्जे में ले लेगा तो फिर हमारे लिए पूरा ये लॉट नंबर 8 और 9 का लॉस है, अपार्ट फ्रॉम ये जो पूरे जल गए। अच्छा एक और बच गया है सर, ध्यान से देखो। ओह ये भी बच गया सर, ये भी बच गया। नहीं ये नहीं बचा, नहीं बचा, हटाओ, नहीं तो तुम बदमाश हो, नहीं बचा इतना, ये सब जल गए। तो बेटा अगर क्वेश्चन आपको बोलते कि जो माल डैमेज हुआ, पार्शियली डैमेज हुआ, वो इंश्योरेंस कंपनी ने अपने पास रख लिया, तो फिर उस केस में जितना माल दुकान में रखा था उसका पूरा का क्लेम मांगना। क्यों? क्योंकि नहीं भी जला तो इंश्योरेंस कंपनी लेगी, लेकिन जनरली इंश्योरेंस कंपनी लेके नहीं जाती। तो फिर आप किससे बेचोगे? बोले हाँ। तो बेचोगे तो कुछ रिकवर होगा? हाँ। जब रिकवर होगा तो मेरे लॉस को कम करेगा? बोले हाँ। तो अब उसके बाद जो बचा हुआ लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी आप दे दो। फिर से क्या बोल रहे हैं सुनना, ये कुल माल रखा था जलने के लिए, अग्निदेव आएंगे और जला के जाएंगे, लेकिन इतना हमने सकुशल बचा लिया। टेक्निकल शब्द क्या है? सैल्वेज्ड। माइनस कर दो। कुछ पार्शियली डैमेज हुआ, हमने पूछा क्या इसको भंगार में बेच पाओगे? बोले हाँ भंगार में बिक जाएगा। कितने मिलेंगे? सर थोड़े बहुत मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे। हाँ तो जो मिलेंगे वो भी माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्चुअल लॉस। ठीक है सर। अब सुनिए ध्यान से, जब दुकान में आग लगी थी, गोडाउन में आग लगी थी, शोरूम में आग लगी थी, तो हमने कुछ खर्चे करे, फायर ब्रिगेड बुलाई या कुछ और खर्चे करे, टेक्निकल नाम है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस खर्च करे। सर अगर आप वो खर्चे नहीं करते तो क्या होता? सर अगर आप वो खर्चे नहीं करते तो उस केस में पूरा माल जल जाता। पूरा माल जलता तो आपको क्या तकलीफ? बोले कुछ नहीं, हम इस पूरे नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी से मांगते हैं। इसका मतलब आपके इन खर्चों ने इनडायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की मदद की? बोले हाँ। तो इन खर्चों को रिएम्बर्स करने का दायित्व इंश्योरेंस कंपनी का बनता है? बोले हाँ। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं? आपने अगर आग बुझाने के लिए कुछ खर्चे किए हैं तो उसका बेनिफिट सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी को मिला है, क्योंकि आज अगर आप वो खर्चा नहीं भी करते तो पूरा माल जल जाता, और पूरा जल जाता तो बीमा कंपनी फिर आपको पूरे माल के नुकसान का भरपाई करती। तो आपके इन खर्चों ने इनडायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की सेविंग की है, तो फिर आपका हक बनता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी से इस खर्चे की भरपाई मांगो। तो आपको उसे भी एक्सपेंसेस में शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन ये तभी करना जब इंश्योरेंस कंपनी इसका अप्रूवल आपको दे दे।
हमने बोला देखो इंश्योरेंस कंपनी हमने 20,000 रुपये खर्च करे, अगर नहीं करते तो ये पूरी आग चौपट कर देती और सब कुछ बर्बाद हो जाता। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला सुन भाई, तूने जब ये खर्चे करे तो यस, इससे स्टॉक बच गया और आग बुझ गई। लेकिन अगर ये आग नहीं बुझती तो फर्नीचर भी जलता, मशीन भी डैमेज होती, और जो फिक्चर्स है वो सब बर्बाद हो जाते, और उसका तो कोई बीमा नहीं है। तो तूने तो ये खर्चे उन्हें बचाने के लिए किया, क्योंकि तुझे पता है कि इनका तो बीमा है, अगर ये पूरे भी जल जाएंगे तो भी इंश्योरेंस कंपनी से भरपाई मिल जाएगी। लेकिन जिन असेट्स का बीमा नहीं था, क्योंकि दुकान में जब आग लगेगी तो वो सिर्फ स्टॉक को नहीं जलाएगी, वो सब जला देगी, जला के राख कर देगी। हाँ, तो जब वो सबको जला के राख कर देगी तो उसमें उन असेट्स को भी नुकसान पहुंचेगा जिसका कोई इंश्योरेंस ही नहीं था। तो मेरा मेजर फोकस तो उसी पे था, और ये बात इंश्योरेंस कंपनी भी जानती है। तो मेयरली क्वेश्चन में ये लिखा हो कि हमने फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस खर्च करे, तो आप उसे ग्रॉस क्लेम में शामिल मत कर लेना, बल्कि उसे ग्रॉस क्लेम में तब शामिल करना जब क्वेश्चन ये लिखे कि फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पॉलिसी होल्डर एंड एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि हमने जब ये खर्चे करे तो हमारा मन सिर्फ स्टॉक बचाना नहीं था, बल्कि 4 असेट्स और जो प्रोमाइसेस में थी उनको बचाना था, जिनका कोई बीमा भी नहीं था। और इंश्योरेंस कंपनी ये बात जानती है, तो वो तो सीधे बोलेगी क्यों खर्च करें, मैंने बोला था क्या मत खर्च, तो क्या होगा, मैं तो कंपनसेशन दे दूंगा, लेकिन बाकी जो 4 चीजें चलेंगी उसका क्या। हम तो ये मानते हैं कि तुमने ये खर्चा उन 4 चीजों को बचाने के लिए किया है, इसको बचाने के लिए नहीं किया, क्योंकि इसका तो वैसे भी लॉस तुम्हें रिकवर हो ही जाता। ठीक है सर, तो यहां पे ऐड करें फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस only if allowed by इंश्योरेंस कंपनी। अदरवाइज अगर क्वेश्चन सिर्फ लिखा है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस और ये नहीं बोला कि अलाउड बाय द इंश्योरेंस कंपनी है, तो फिर मत लेना। और इसको क्या बोलोगे आप, ग्रॉस क्लेम। दिस विल बी रिगार्डेड एज ग्रॉस क्लेम। ओके सर, डन, स्वीकार है। तो पहला स्टेप, ascertain the cost of stock prevailing on the rate of fire, cost of stock prevailing on the rate of fire। स्टेप 2, उसमें से कितना नुकसान हो गया। और अब बारी आती है फाइनली स्टेप 3 की, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल क्लेम। तो जब हम फाइनल क्लेम की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 तरह के केस आएंगे। एक पॉलिसीज विदाउट एवरेज क्लॉज, यानी ऐसी पॉलिसीज जिनके साथ एवरेज क्लॉज नहीं है। सर ये एवरेज क्लॉज का मतलब क्या होता है, तो बहुत सिंपल भाषा में एवरेज क्लॉज अगर किसी पॉलिसी में होता है तो इसका मतलब सिंपल है कि बीमा कंपनी आपको तभी आपके पूरे नुकसान की भरपाई करेंगी, बीमा कंपनी आपके पूरे नुकसान की भरपाई तभी करेंगी जब आपने अपनी पूरी रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को हैंडओवर कर दी है। पूरी रिस्क मतलब आपकी पॉलिसी की वैल्यू कितनी थी, स्टॉक जो दुकान में रखा था ऑन द रेट ऑफ फायर उसके बराबर या उससे ज्यादा। मान लो अगर ये वैल्यू आई है 10 लाख, तो ये आपकी रिस्क थी कि भाई दुकान में अधिकतम नुकसान 10 लाख का हो सकता था। तो अगर एवरेज क्लॉज है तो बीमा कंपनी आपसे सबसे पहली चीज पूछेगी दुकान में कितना माल रखा था, आप बोलोगे सर 10 लाख का। अरे बस बस बस, जला कितना उसको बाद में, कितना रखा था 10 लाख का माल। तुरंत उसने पॉलिसी पेपर पलटे और पता करा कि इस भाई ने पॉलिसी कितने की ली है।
अब जैसे पेपर पलटे तो पता पड़ा कि पॉलिसी सर 11 लाख की है, रिस्क 10 लाख की थी और कवर उसने 11 लाख का ले रखा था, या पॉलिसी के पेपर पलटे और पता पड़ा कि पॉलिसी भी 10 लाख की थी। अब बताओ क्या हुआ? यानी पॉलिसी होल्डर ने, दुकानदार ने अपनी पूरी रिस्क, पूरा जोखिम इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर ऑलरेडी कर दिया था। तो इस सिनेरियो में अब इंश्योरेंस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपने तन समर्पित, मन समर्पित, सारी रिस्क आपको समर्पित, हम कोई रिस्क नहीं उठाएंगे, आप अपना प्रीमियम लो मनमाना और आप हमारी पूरी रिस्क कवर करो। तो कल को जब नुकसान होगा तो पूरी भरपाई उस नुकसान की आप ही करोगे। दिस इज व्हाट एवरेज क्लॉसेस। अब यही एक और केस क्या बनता है, दुकान में माल रखा था 10 लाख का, पेज पलटे और पता पड़ा कि सर पॉलिसी तो 8 लाख की है। और इंश्योरेंस कंपनी की बाहें खिल गई, मतलब बाहें खिल गई, अरे बहुत बढ़िया, अब आया हूं पहाड़ के नीचे, अब आया हूं पहाड़ के नीचे। तो सरकार अब इंश्योरेंस कंपनी क्या पूछेगी हमसे कि भाई अब बता तूने हमें कितने की रिस्क ट्रांसफर की है। हम बोलेंगे सर ये क्या होता है, अरे मतलब तूने कितने की पॉलिसी ली है, बोले 8 लाख की, और दुकान में कितना माल रखा था 10 लाख का। एक बात बता, अगर पूरा माल ले जाता तो भी हम तुझे कितना क्लेम देते, जितने की पॉलिसी थी, या जितने का लॉस हुआ सर जितने की पॉलिसी थी। तो इसका मतलब अगर तेरा पूरा 10 लाख का माल मिलता तो भी तुझे अधिकतम कितने मिलते, 8 लाख। दैट इज व्हाट 80% ऑफ योर रिस्क वैल्यू, 80% ऑफ योर रिस्क वैल्यू। सो हियर अब अगर आपका लॉस एक्चुअल में 6 लाख का हुआ है तो आपको पूरे 6 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पॉलिसी 8 लाख की है, हम ऐसा बोलेंगे सिंस यू हैड ट्रांसफर्ड योर 80% रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी, देन इंश्योरेंस कंपनी will indemnify only 80% of your loss because 20% रिस्क आपने खुद ने उठा रखी है। ठीक है, तो पॉलिसी विथ एवरेज क्लॉज, तो जब पॉलिसी एवरेज क्लॉज के बिना है तो इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं पूछेगी कि क्या तुमने हमें पूरी रिस्क ट्रांसफर करी या आधी रिस्क ट्रांसफर करी। तो जब वो ये नहीं पूछ रही कि पूरी रिस्क ट्रांसफर करी या आधी रिस्क ट्रांसफर करी तो वहां पर क्लेम का अमाउंट कितना होगा, तो सिंपल जितने का लॉस हुआ है या जितने की पॉलिसी है, जो दोनों में से कम है। फिर कोई हेडिंग नहीं पाल रहा है कि कितनी रिस्क कवर हुई कितनी रिस्क कवर नहीं हुई। तो अगर पॉलिसी में एवरेज क्लॉज नहीं है देन नो requirement to check the percentage of risk covered। पता नहीं ये आता है या आरईडी आता है, वो आप देख लेना बेटा, मेरी इंग्लिश कमजोर है, कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत है और इस सब की कोई वैल्यू नहीं है। परसेंटेज ऑफ रिस्क कवर निकालने की जरूरत नहीं है अगर एवरेज क्लॉज नहीं है तो इन सच केस फाइनल क्लेम इक्वल्स टू ग्रॉस क्लेम और पॉलिसी वैल्यू whichever is less। तो अब हम आपको कितना कंपनसेशन देंगे, जितना आपको नुकसान हुआ या जितने की पॉलिसी थी। जैसे नुकसान हुआ है 7 लाख का और पॉलिसी 8 लाख की है और कोई एवरेज क्लॉज नहीं है, तो हम सिंपल बोलेंगे भैया पॉलिसी 8 लाख की थी, नुकसान 7 लाख का हुआ है, इसलिए आप मुझे मेरा पूरा 7 लाख का नुकसान कंपनसेट कर दीजिए। पॉलिसी विदाउट एवरेज क्लॉज। सर पॉलिसी 8 लाख की, नुकसान हुआ है 9 लाख का, तो ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली इंश्योरेंस इज एन कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, अधिकतम 8 लाख के नुकसान की भरपाई का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके 8 लाख रुपए का लॉस कंपनसेट कर देगी।
केस 1, ग्रॉस क्लेम 10 लाख, पॉलिसी वैल्यू 12 लाख, विच एवर इज लेस 10 लाख मिलेगा। केस नंबर 2, ग्रॉस क्लेम 10 लाख, पॉलिसी 8 लाख, तो क्लेम कितने का मिलेगा? 8 लाख का, यानी जो दोनों में से कम हो। ओके सर, आगे 10 हो। अगर पॉलिसी एवरेज क्लॉज के साथ है, पॉलिसी विथ एवरेज क्लॉज, इन सच केस बिफोर ascertaining final claim, we must check whether the policy holder had transfer their 100% risk or not। तो परसेंटेज ऑफ रिस्क ट्रांसफर इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय रिस्क। रिस्क मतलब कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर, क्योंकि अधिकतम नुकसान कितना हो सकता है? जितना माल दुकान में रखा था। तो जिस दिन हमारे दुकान में आग लगी उस दिन हमारे जितना माल रखा था वो हमारी रिस्क है, उसके कंपेयर में हमारे पास पॉलिसी कितने की थी? अगर हमारे पास पर्याप्त अमाउंट की पॉलिसी थी तो हमें फिर हमारे पूरे नुकसान की भरपाई मिलेगी। तो इफ कवरेज इज मोर देन और इक्वल्स टू 100%, then final claim equals to, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास 10 लाख का माल था, 2 लाख हमने बचा लिए तो 8 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन हमारी पॉलिसी 10 लाख की या उससे ज्यादा की थी, जिसका मतलब हमने अपनी पूरी रिस्क कवर कर रखी है। तो अब जितना नुकसान हमें हुआ है, जितना नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई हमें मिलेगी, क्योंकि अधिकतम नुकसान हुआ तो कितना होना था? 10 लाख, जबकि रिस्क कितनी कवर थी? 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा। तो अगर आपका पूरा जोखिम कवर है तो फिर आपको पूरा कंपनसेशन, पूरा क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। अब दूसरा केस क्या बनेगा? इफ coverage is less than 100%, then it's a case of under insurance। क्या बोलते हैं इसको? अंडर इंश्योरेंस। एंड इंश्योरेंस कंपनी will pay proportionate claim। जितना परसेंटेज रिस्क ट्रांसफर किया उतना परसेंटेज ही
उतना परसेंटेज ही क्लेम अप्रूव होगा। तो सरकार फाइनल क्लेम इक्वल्स टू ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन रिस्क। तो जो आंसर आएगा बस वो आपका फाइनल क्लेम है। आई होप प्रॉपरली समझ में आ गया है। सिंपल सा गणित है ना भैया। इंश्योरेंस कंपनी कोई बेवकूफ तो है नहीं, वो तो महाज्ञानी है, महाशान है। सीधी बात है, पॉलिसी की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ेगा। आप प्रीमियम देते समय अपने जेमों को पकड़ के बैठे रहे कि नहीं बॉस पैसे ज्यादा नहीं जान लेंगे, और आज जब क्लेम मांगने की बारी आई तो आप बोलो नहीं मेरी पूरी भरपाई करो, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी क्यों, पागल समझ के रखा क्या कि तुम ही शाने हो, हम सब एबले हैं, तुमसे ज्यादा एबले हम हैं, हम चेक करेंगे कि तुमने अपनी पूरी रिस्क हमें दी कि नहीं दी। अगर पूरी रिस्क हमें नहीं दी तो भले ही नुकसान कितना भी हुआ हो तो भी आपको प्रोपोर्शनेट क्लेम ही मिलेगा। भले ही नुकसान कितना भी हुआ हो, प्लीज टेक माय वर्ड्स, भले ही नुकसान कितना भी हुआ हो आपको प्रोपोर्शनेट क्लेम ही मिलेगा। पॉलिसी 10 लाख की थी, रिस्क 12.5 लाख की थी, तो आपने 80% रिस्क कवर करी। अब आपको सिर्फ 200 का नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी 200 भी नहीं देगी, 200 का 80% 160 रुपए ही देगी। 5,000 का नुकसान हुआ, 5,000 का 80% 4,000 ही देगी। 5 लाख का नुकसान हुआ, 5 लाख का 80% 4 लाख ही देगी। और क्या बोलेगी, when the risk had been shared in the ratio of 80-20 then loss will also be shared in the ratio of 80-20। अब जो भी लॉस हुआ है उसका 80% मैं दे रहा हूं आपको और 20% आप खुद भुगतो, मैं नहीं भुगतूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी पूरी थ्योरी हो गई इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक की। मजेदार बात यह है कि इसकी थ्योरी में हमको 4 घंटे लगे, इसके प्रैक्टिकल में 2 घंटे लगेंगे और पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी चाय से ज्यादा कितनी ग्राम है। इसकी थ्योरी समझना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तब तो कुछ था ही नहीं, और इसके प्रैक्टिकल करना ज्यादा टाइम सेविंग रखेगा। तो चलो कल और मैक्सिमम परसों 2 लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल निपटा देंगे और उसके बाद भी स्टार्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट एग्जाम में आता है, खूब बकायदा इनका अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक आधा अटेम्प्ट में लॉस ऑफ स्टॉक आता है, एक आधा अटेम्प्ट में लॉस ऑफ प्रॉफिट आता है, लेकिन लगभग हर अटेम्प्ट में ये आता है। तो ये मान के चलिएगा कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आपको गिरी हालत में 10 नंबर, नॉट रुपए, 10 नंबर देकर ही जाएगा। तो चलो फाइनली हमारा थ्योरी वाला पार्ट समाप्त हुआ और अब हम कल से प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव्स यू लॉट।